हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 मतलब सेकंड वीडियो है इस चैप्टर की। ठीक है जी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द बजट क्या होता है और स्ट्रक्चर ऑफ बजट में स्पेसिफिकली हम इसकी में रसीद साइड को आज एक्सप्लेन करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ द बजट है रेफर्स टू द कंपोनेंट ऑफ द बजट। ये इसका मतलब होता है कि कंपोनेंट ऑफ बजट क्या है। उसके टू ब्रॉड कंपोनेंट्स है बजट के होते हैं। एक तो जाहिर है बजट रसीट कहते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंडिचर। और बजट रसीट्स में क्या आता है, रेवेन्यू रसीट्स एंड कैपिटल रसीट्स। एंड बजट एक्सपेंडिचर में क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बजट रसीट्स क्या है, बजट रसीट्स क्या होती हैं, इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर्स। कि एक पर्टिकुलर ईयर में सरकार के पास कितनी एस्टिमेटेड रसीट्स आने वाली हैं, पैसा आने वाला है सारे सोर्सेज से मिला के। और वो सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, रेवेन्यू रसीट और कैपिटल रसीट। क्या सोर्सेज हो सकते हैं, रेवेन्यू रसीट्स एंड कैपिटल receipts. So revenue receipts of the government are those money receipts which do not create a liability for the government, जो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करते, एंड एज वेल डू नॉट लीड टू रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, ना ही उनकी एसेट कम होती है। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रसीट। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि रेवेन्यू रसीट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ रसीट्स। एक तो होगी टैक्स रसीट्स और दूसरा नॉन टैक्स रसीट्स। तो टैक्स रसीट्स कौन सी है, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड फर्म्स एंड अदर फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स। तो ये किसी भी हाउस होल्ड के लिए, किसी भी फर्म के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशनल के लिए ये एक कंपल्सरी पेमेंट है जो सरकार को पे करनी ही पड़ती है। द टैक्स पेयर कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस और बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न। इसके बदले आपको कोई सर्विस नहीं मिलेगी और ना ही इसके अगेंस्ट कोई बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आपको ये पे करना ही पड़ेगा सरकार को। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस कितने तरह के, एक है प्रोग्रेसिव और एक क्या है, रिग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं आप डिस्कस करूंगा प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द इनकम। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स हायर व्हेन इनकम इज हायर, and regressive tax, a tax is said to be regressive when it causes a greater real burden on the poor than the rich. ओके जी। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से मैंने थोड़ा गैप रखा हुआ है, जगह रखी हुई है आपके लिए समझाने के लिए। प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स में अगर आपकी इनकम पहले 5 लाख है तो उस पर फॉर एग्जांपल टैक्स 5% है। 10 लाख हो जाएगी तो उस पर 10 लाख है, 10% है। 15 लाख हो जाएगी फॉर एग्जांपल 15% हो जाएगी। ठीक है, ये क्या, ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ये है प्रोग्रेसिव टैक्स की जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ता जाएगा। ओके जी। तो रिग्रेसिव में है यूनिफॉर्म रेट क्या है, 10%। फिर चाहे आपकी इनकम 5 लाख है, 10 लाख है या 15 लाख है, आपको हर बार 10% ही देना है। तो ये रिग्रेसिव है कि मतलब इनको तो फिर ज़्यादा देना पड़ा ना, इनकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उनका टैक्स का वैल्यू कम होती जा रही है, पर इनसे ये टैक्स सबसे ज़्यादा बनता जा रहा है। ठीक है, ये रिग्रेसिव टैक्सेशन है। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स क्या है। सो वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको वैट बोलते हैं और अब वो जीएसटी बन गया है, इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन द वैल्यू एडेड एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैट। वैल्यू एडेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है जी, ये किस पे लगता है, वैल्यू डिफरेंस पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन का जो डिफरेंस होता है उस पे लगता है। इट इज इम्पोज्ड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, ये हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है। सो जीएसटी इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। और उसके बाद स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, स्पेसिफिक टैक्स व्हेन अ टैक्स इज लीव्ड ऑन द कमोडिटी
ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूनिट्स, साइज और वेट, ठीक है, जहाँ यूनिट्स के हिसाब से, साइज के हिसाब से या वेट के हिसाब से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक टैक्स। ओके जी। अब हम बात करेंगे आगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? अ डायरेक्ट टैक्स इज द वन द फाइनल बर्डन ऑफ विच इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन होम इट इज इम्पोज्ड, कि बर्डन उसी को पड़ता है जिस पे ये इम्पोज किया गया है, जिस पे ये लगाया गया। बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। ओके जी। और उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स क्या चीज़ है? एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज ए वन whose initial burden or impact is on one person but he shift the burden to the another person, पर वो बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी इज, ठीक है, इट इज लीव्ड ऑन द प्रोड्यूसर्स बट चार्ज फ्रॉम द कस्टमर्स, वो कस्टमर से चार्ज करते हैं ना अपने। चल उसके बाद हम बात करेंगे नॉन टैक्स रिसीट्स कौन सी होती हैं। सो नॉन टैक्स रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच अराइज फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्स, जो टैक्सेस के अलावा बाकी किसी सोर्स से इकट्ठा हो रहा है सरकार को रेवेन्यू के फॉर्म में, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टैक्स रिसीट्स। तो उसमें सबसे पहला है फीस। अ फी इज अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विस एंड दैट रेंडर्स टू द पीपल। It is to be noted that fees is not a payment for the commercial service. It is a payment for administrative and judicial services. ये administrative और judicial services के लिए। For example, land registration fees और दूसरा birth death registration fees। और उसके बाद fines. Fines are those payments which are made by law breakers to the government. जो लॉ ब्रेकर्स द्वारा लिया जाता है, जो कानून तोड़ते हैं उससे सरकार जब लेती है। दीज आर इकोनॉमिक पनिशमेंट फॉर द ब्रेकिंग लॉ। ये इकोनॉमिक पनिशमेंट है, पैसे में पनिशमेंट मिल देती है सरकार, ठीक है, जब कोई कानून तोड़ता है। द एम इज़ नॉट टू अर्न रेवेन्यू, इसका मकसद कोई कमाई करना नहीं है, बट लोगों को ये रिस्पेक्टफुल बनाना लॉ के प्रति, कि कानून की पालना करें, इसलिए जुर्माना लगाया जाता है। ये एस्टीट, इट रेफर्स टू that income of the state which arises out of the property left by the people without a legal hire। ये उन लोगों की संपत्ति से रिलेटेड है जिनकी मृत्यु हो जाती है और उनका कोई वाली वारिस आगे नहीं है, उनका कोई लीगल हायर नहीं है, तो उनकी प्रॉपर्टी सरकार ले लेती है। एंड देयर इज़ नो क्लेमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी, और उसको क्लेम करने वाला भी कोई नहीं, तो वो सरकार की इनकम बन जाती है। ठीक है जी। उसके बाद स्पेशल असेसमेंट। सो स्पेशल असेसमेंट की अगर हम बात करें तो इट इज दैट पेमेंट विच इज मेड बाय द ऑनर ऑफ दोज प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। स्पेशल असेसमेंट इज दैट पेमेंट विच इज मेड, जिसकी पेमेंट हम सरकार को करते हैं क्योंकि आपकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बढ़ गई है सरकार के डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करने की वजह से, तो उसका जो स्पेशल असेसमेंट में सरकार जो आपको एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगी, ठीक है जी, वो आपको देना पड़ेगा। ओके जी। तो इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज, सरकार के जो PSUs हैं, ठीक है, सेवरल एंटरप्राइजेज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, तो उससे जो सरकार को इनकम होती है तो वो क्या होएगा, PSUs की इनकम, वो सरकार की रेवेन्यू है। ठीक है जी। और इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G and 3G, income from the sale of spectrum has emerged as a significant source of non-tax receipts of the government। ठीक है जी। ये स्पेक्ट्रम को नीलामी करके सरकार को जो पैसा मिलता है वो भी सरकार की रेवेन्यू है, इनकम है। ग्रांट्स एंड डोनेशंस, ग्रांट्स आर आल्सो अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये भी सरकार के लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इट्स वेरी कॉमन फॉर द पीपल टू ऑफर डोनेशंस एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट व्हेन देयर आर नेशनल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एंड फेमाइंस। जब अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है या फेमाइन आता है, तो सरकार को बहुत सारी जगह से, लोगों से, इंस्टीट्यूशन से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से ग्रांट या डोनेशन के फॉर्म में हेल्प मिलती है। अब हम आगे बात करेंगे कैपिटल रिसीट्स की।
So capital receipts are those money receipts of the government which either create a liability of the government or causes a reduction in the asset. जहाँ तो वो कोई लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं या फिर एसेट की रिडक्शन होती है कैपिटल रसीट से। रिकवरी ऑफ लोन पहला इसका जो पार्ट है, टाइप है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कोप विद द फाइनेंशियल क्राइसिस। When these loans are recovered, assets of the governments are reduced. जब ये लोन रिकवर्ड होते हैं तो सरकार की एसेट कम होती है। अकॉर्डिंगली दीज आर क्लासिफाइड एज कैपिटल रिसीट्स, बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। While lending create assets, borrowing creates liability. Accordingly, borrowings are to be treated as capital receipts. Okay, it may be noted that the government borrow money from the general public, the RBI and the rest of the world. उसके बाद other receipts. So these include items like disinvestment. ठीक है जी। So disinvestment occurs when the government sells off its share, ठीक है, to the public sector enterprises to private sector. जब वो PSUs को प्राइवेट सेक्टर को बेचती है तो उसको क्या बोलती है? डिसइन्वेस्टमेंट। It involves transfer of ownership of public sector enterprises to the private entrepreneurs, leading to the privatization. It causes a reduction in the assets of the government. और इससे सरकार की एसेट्स भी रिड्यूस होती है। पैसा तो सरकार के पास वो बेच के आ जाता है पर सरकार की एसेट भी रिड्यूस हुई ना। ठीक है जी। तो ये था सारा टॉपिक हमारा रसीट्स का, जिसमें हमने डिस्कस किया रेवेन्यू रिसीट एज वेल एज कैपिटल रिसीट्स बजटेड। ओके जी। तो इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ मैं। बाकी एक्सपेंडिचर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके जी, डन।